सिंधु घाटी सभ्यता का विकास न केवल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तक सीमित रहा, बल्कि यह बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात इन राज्यों तक भी सीमित रहा। आज हम इस क्लास में जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किन किन क्षेत्रों में हुआ। तो 1920 की बात है जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज करी और 1922 में रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ। यह कार्य 1923 में भारतीय पुरातात्विक विभाग की ओर से सन जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई का कार्य बड़े पैमाने पर किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र जो है उसके अवशेष हमें केवल मोहनजोदड़ो या हड़प्पा में ही नहीं मिले, बल्कि अपितु इसके अलावा अन्य स्थानों से भी मिले हैं। जैसे बलूचिस्तान से मिले, बालाकोट, डाबरकोट, सिंध मोहनजोदड़ो, पंजाब पाकिस्तान में हड़प्पा, जलीलपुर, और पंजाब में रोपड़, बाड़ा, हरियाणा में बनावली, मिठाथल, राखीगढ़ी, जम्मू कश्मीर में मांडा, राजस्थान के एक क्षेत्र कालीबंगा में, उत्तर प्रदेश के मेरठ, आलमगीरपुर और गुजरात के लोथर, रंगपुर ऐसे कई क्षेत्रों से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में जानकारी मिलती है। डॉक्टर विमल चंद्र पांडे का कथन है कि सिंधु सभ्यता एकमात्र सिंधु नदी की घाटी तक ही सीमित न थी, वरन उसका क्षेत्र और अधिक सुव्यवस्थित था। प्रो आर एन राव के अनुसार सिंधु सभ्यता का विस्तार पूर्व में पश्चिम में 16 किलोमीटर तथा उत्तर में दक्षिण में 1100 किलोमीटर के क्षेत्र में है। डॉक्टर राजपली पांडे के अनुसार सिंधु सभ्यता पूर्व में काठियावाड़ से प्रारंभ होकर पश्चिम में मकरान तक फैली हुई है। अब हम हड़प्पा के बारे में जानेंगे। तो हड़प्पा की खोज जो है वो दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1920 में हुई। हड़प्पा पश्चिम पंजाब पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में लाहौर के लगभग 100 मील दूर पर दक्षिण पश्चिम में रावी नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा की खोज जो हुई थी वो 1920 के दशक में हुई और इसका स्थान जो है वो पश्चिम पंजाब पाकिस्तान, जो पश्चिम पंजाब वाला इलाका है जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, उसके मोंटगोमरी जिला है, उसके लाहौर में लगभग 100 मील की दूरी पर दक्षिण पश्चिम में एक रावी नदी के तट पर ये स्थित है हड़प्पा सभ्यता। यहाँ पर 2 प्रमुख टीले मिले हैं। पश्चिम में दुर्ग टीला तथा पूर्व में नगर टीला स्थित है। यहाँ से हमें अन्नागार, श्रमिक बस्तियाँ मिली, कब्रिस्तान मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, मोहरे मिले, मूर्तियाँ मिली, उपकरण मिले, आदि अन्य वस्तुएं यहाँ से हमें मिली। अब हम मोहनजोदड़ो के विषय में कुछ जानेंगे। तो 1922 में रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो में खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ। मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान के लरकाने जिले के सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। यहाँ पर 2 प्रमुख टीले भी मिले हैं, जिसको दुर्ग टीला तथा नगर टीला। दुर्ग टीले में विशाल स्नानागार, अन्नागार मिले, नगर टीले में अनेक भवन मिले। यहाँ से मिट्टी के बर्तन और मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई। अब हम कालीबंगा के बारे में पढ़ेंगे। जब 1951 में अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की। ये पूछा भी जाता है अक्सर कि कालीबंगा की खोज किसने करी। तो 1951 में अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज करी। कालीबंगा राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के गंगर के किनारे स्थित है। इसके बाद 1959-60 में यहाँ बीबीलाल और बीबके थापर के नेतृत्व में खुदाई का कार्य शुरू हुआ, जहाँ से हमें मिट्टी के बर्तन, उपकरण, मनके, कब्रिस्तान आदि मिले। अब हम लोथर के बारे में जानेंगे। तो 1954 में रंगनाथ राव के लोथर की खोज की। रंगनाथ राव जो है उसने
लोथर की खोज करी। यह गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले के धोलुका तालुका में भोगवा नदी के निकट स्थित है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, उपकरण, मोहरों और बाट आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हम धोलावीरा के बारे में पढ़ेंगे तो धोलावीरा जो है वो गुजरात के कच्छ जिले के मजाऊ तालुका में स्थित है। ये 1967-68 में जेपी जोशी ने धोलावीरा की खोज की थी, परंतु इसकी विस्तृत खुदाई जो है 1990-91 में डॉक्टर RS बिष्ट द्वारा की गई। यहाँ से अनेक जलाशय, एक विशाल स्टेडियम भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मिथाथल जो हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है, राखी कड़ी जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, बनावली जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है, रोपड़ जो पंजाब में स्थित है। ऐसे हमें बहुत सारे स्थल जो है वो मिले हैं जिसमें सिंधु घाटी का विस्तार के बारे में हमें पता चलता है। अब हम नगर की व्यवस्था जान लेते हैं कि सिंधु प्रदेश में नगरों की व्यवस्था कैसी थी। ये जो सिंधु साम्राज्य था, इसका विस्तार कैसे हुआ, इसके विस्तार कैसे हुआ, और ये बात हमने पढ़ ली। इसका विस्तार जो है वो इतनी सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तक ही नहीं था, बल्कि ये अन्य स्थानों से भी इसके साक्ष्य मिले हैं। और अब इसके बाद में हम नगर पढ़ेंगे, जिसमें सिंधु प्रदेश में नगरों का निर्माण जो है वो एक निश्चित योजना के अनुसार किया गया। सिंधु निवासी नगर निर्माण में बड़े ही कुशल थे। इन नगरों की आधार योजना, निर्माण शैली तथा नगरों की आवास व्यवस्था में आश्चर्यजनक समानता एवं एकरूपता दिखाई देती है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता के निवासी जो थे वो नगरों का निर्माण करने में बिल्कुल योग्य थे, मतलब वो खुद इनको बनाने में बिल्कुल सक्षम थे। अब सड़कों के बारे में पढ़े तो सड़कें थी, सिंधु घाटी के नगरों की जो सड़कें थी वो एक निश्चित योजना के अनुसार बनाई गई थी। ये सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं। इस प्रकार इन सड़कों द्वारा प्रत्येक नगर खंडों में बढ़ जाता है। प्रत्येक खंड की माप प्राय 800 × 1200 होती थी। सड़क पर्याप्त चौड़ी होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती है। नालियों की बात करें तो नगरों में नालियों का जाल बिछा हुआ था। वर्षा और मकानों को पानी के निकालने के लिए सड़कों में नालियाँ बनाई हुई थी और प्रत्येक घर की नाली वहां आकर मिलती थी। हर गली कुंचे में गंदे पानी के निष्कास के लिए पक्की नालियाँ बनाई गई थी जो ईंट अथवा पत्थर से ढकी होती थी। कुएं की बात करें तो सिंधु प्रदेश में प्राय प्रत्येक घर में एक कुआं होता था। हड़प्पा में बताया गया है कि हड़प्पा में जो है वो 600 कुएं मिले वहाँ पर, ऐसा माना जाता है। खुदाई में ऐसे कुएं मिले हैं जिनकी चौड़ाई 2 फुट से 7 फुट होती थी, जिसमें सिंधु प्रदेश में समस्त कुएं प्राय अंडाकार होते थे। उनके मुंह के चारों ओर एक दीवार बनी होती थी। पानी जो थी वो रस्सी की सहायता से निकाला जाता था। कुछ कुओं के अंदर जो है वो सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी। सफाई और रोशनी की बात करें तो नगरों की सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। नगर के कूड़े करकट को नगर से बाहर फेंके जाने की व्यवस्था थी। नगरों में रोशनी की व्यवस्था की बात करें तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर दीप स्तंभों से स्पष्ट ही सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था की गई थी। सार्वजनिक स्नानागार पुल, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे क्योंकि इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो की सर्वप्रमुख विशेषताओं में से एक माना गया ये स्नानागार। ये एक विशाल स्नानागार होते थे, बहुत विशाल होते थे। 180 फीट लंबा तथा 108 फीट चौड़ा माना जाता है। इसके बाहर दीवारें बनी होती थी, 8 फीट मोटी थी वो दीवारें, जिससे पानी जो होता था वो बाहर नहीं निकलता था। इससे एक स्नान कुंड बना हुआ था जो 39 फीट लंबा, 23 फुट चौड़ा और 8 फीट गहरा, यानी कि इसमें जो स्नान कुंड मिला है वो लगभग 29 फीट लंबा और 23 फुट चौड़ा और 8 फीट गहरा बताया गया है, जिसके नीचे उतरने के लिए उसके उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ जो होती थी वो सीढ़ियाँ बनी हुई थी और पक्की ईंटों की सीढ़ियाँ बनी हुई थी। इसकी दीवारें बड़ी रंध है। इसकी दीवारें और फर्श पक्की ईंटों से बने हैं। फर्श और दीवारों की ईंटों को जिप्सम से जोड़ा गया है।
स्नान कुंड के चारों ओर गैलरी, बरामदा और कमरे बने हुए हैं। स्नान कुंड के पानी के बाहर निकालने के लिए समुचित व्यवस्था की गई थी। इसका गंदा पानी निकालने के लिए इसके दक्षिण पश्चिम में एक नाली बनी हुई थी।